Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 11th of July 2020 Saturday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is the future has several names. For the weak, it is impossible. For the faint-hearted, it is unknown. For the thoughtful and valiant, it is ideal. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Non-tariff barriers likely on 350 items. Indian government once again considering the import restriction on more than 350 items including electronic goods, toys, furnitures and textile. So apart from all sort of tariff and non-tariff barrier, Government of India is again going to restrict the key imports from China in order to reduce its dependence on Chinese market under आत्मनिर्भर भारत मिशन. जैसा कि हम सब ने कुछ टाइम में न्यूज़ में देखा कि FDI पॉलिसी को भी रिन्यू किया, FPI पॉलिसी को भी रिन्यू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जस्ट लाइक 100% फिजिकल इंस्पेक्शन क्लॉज, कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेरेशन. सो उसी लाइन में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 350 सिलेक्टेड आइटम्स पर अनदर शॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है. स्पेशली ऐसे आइटम्स जो कि इंडियन मार्केट में जिनकी डोमिनेंस है या जिनका हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से मोर स्पेसिफिकली चाइना से. So currently government of India is pondering over to introduce import monitoring system, mandatory licensing requirement, strict quality control measures and other types of non-tariff barriers. If you have remember, we have already discussed the tariff barriers, non-tariff barriers. Tariff barriers क्या होते हैं, non-tariff barriers क्या होते हैं. तो आज आप मुझे comment section में लिखकर बताएंगे what are the tariff barriers and what are the non-tariff barriers involved in international business. इस पॉलिसी के लिए, इस स्ट्रैटेजी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और नीति आयोग आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉमर्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस and Niti Aayog. All ministries and Niti Aayogs are working together in order to devise a strategy so that import dependency on Chinese product or Chinese firms can be reduced. करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन आइटम्स पर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रही है उसका जितना हम इम्पोर्ट करते हैं उसकी वर्थ है $127 बिलियन. मीन्स ये जो 350 आइटम्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली $127 बिलियन का इम्पोर्ट वैल्यू कॉस्ट करते हैं. और मेनली जो इसमें कंट्री जिससे हमारा इम्पोर्ट होता है वो है चाइना. तो अगर आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली चाइना के इंपोर्ट को कर्व करने के लिए ही ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं. And if we talk about the bilateral trade between China and India, it was approximately $88 billion in financial year 19. और जिसमें जो पूरा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, वो चाइना के फेवर में था. And the trade deficit was approximately $53.5 बिलियन. तो चाइना के फेवर में डेफिसिट था. आप ये कह सकते हैं चाइना सरप्लस में होता था और इंडिया डेफिसिट में होता था इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया. तो इसी डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम नए नए मेजर्स लेकर आ रही है, जिसमें एक ये मेजर मोर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है टॉयज़, फर्नीचर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. अगर हम बात करें टोटल इंपोर्ट इंडिया का कितना हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, तो ये ग्राफ है, आप देख सकते हैं एज पर द सोर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सिंस 2015 टू 2020. अगर हम देखें तो स्टैगर्ड मैनर में ही सही बट इम्पोर्ट जो है वो इंडिया का इंक्रीज़ हो रहा है पिछले कुछ सालों में. और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये इम्पोर्ट कुछ कम रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर 19 के कंपैरिजन में, बट दैट वाज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. ऐसा नहीं है कि बहुत कम हुआ है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, नहीं. दैट अमाउंट वाज नॉट सिग्निफिकेंट बट द इम्पोर्ट अमाउंट इज सिग्निफिकेंट. तो अंडर आत्मनिर्भर भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी नॉट ओनली इन चाइना बट इन केस ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल. एंड बेसिकली जो पर्पस है, मिशन है आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो भारत को सेल्फ रिलायंट बनाना, ताकि भारत की जो की सेक्टर्स है, की रिक्वायरमेंट्स है, वो इंडिया में इंडियन इंडस्ट्री और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के थ्रू ही फुलफिल हो जाए. उसके लिए इंडिया को एक्सटर्नल एंटिटीज़ पर या किसी और फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट ना होना पड़े.
एक्सपर्ट का ये कहना है अपार्ट फ्रॉम फूड, टेक्सटाइल, लेदर, टॉयज, फर्नीचर, ड्रग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड अंडर दिस 350 आइटम लिस्ट। हालांकि अभी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे, कौन कौन से आइटम्स नहीं आएंगे, बट जो लिस्ट है वो 350 की है। और ऐसा भी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट जो है वो आगे आने वाले टाइम में और भी वाइडन करी जा सकती है। और नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप कर लेंगे, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्ट्रिक्ट या स्टैंडर्ड क्वालिटी नॉर्म्स, जो इम्पोर्टर्स हैं उनको पहले कंट्री में रजिस्टर होना पड़ेगा, उनको डिसाइड करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कितना वॉल्यूम, कितने वैल्यू का प्रोडक्ट वो शिप कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इम्पोर्ट का क्या कंट्री ऑफ ओरिजिन है। ये तरह के सारे नॉन टैरिफ रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोज करेगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। इंडस्ट्रियल आउटपुट shrinks 35%. This type of news we have already discussed so many times. If you have remembered, in the months of May we have discussed about the data of April, that in April the industrial output contract at 57.6%. Now the data for May is also released. As per that data, in May the industrial output of India shrink at 34.7%, जिसमें मैंने आपको कोर इंडस्ट्रीज भी बताई थी कि 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं और हर कोर इंडस्ट्री का अपना वेटेज होता है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं वो पूरे इंडस्ट्रियल आउटपुट का 40% वेट अकाउंट करती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर फिर से बताएंगे कि वो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं और हर इंडस्ट्री का, हर सेक्टर का कितना वेट है in terms of industrial output. So currently मई के मंथ में भी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो अप्रोक्सीमेटली 35% तक श्रिंक कर गया है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये जो श्रिंक हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक है या इकोनॉमिक लॉकडाउन है वो जिम्मेदार है। अगर हम डेटा पर ध्यान से जाएं और देखें तो हम ये पाएंगे कि मार्च के महीने से ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया था। मार्च के महीने में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो था, हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट जिसको IIP भी बोलते हैं, दैट वॉज अप्रोक्सीमेटली 83.3% in contraction terms. So the experts are saying this particular contraction is not only because of the COVID-19 but because of the certain recessionary headwinds that were blowing even before the COVID-19. Although government is again has some another point, government is saying at least this is an improvement in comparison to April. April में जो 57.6% का contraction था उससे जो improve कंडीशन में है मई का डेटा दैट इज 34.7 और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जून में ये कॉन्ट्रैक्शन और रिड्यूस हुआ होगा। तो इट मीन्स इट कैन बी टेकन एज अ ग्रेडेड पिकअप इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी, बट द एक्सपर्ट आर वेरी मच cautioned against this celebrating or celebration event. They are saying that IIP data for May confirm our conviction that the economic activity hit a trough in April and will record an uneven recovery in subsequent months. तो एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव नहीं है। They are saying that this particular data of May indicating that economic recovery in subsequent month may be uneven. That may not be very sharp recovery or that recovery may not follow any expected path. और अगर हम IIP ग्रोथ रेट को परसेंटेज टर्म्स में हम देखें कि अप्रैल 2019 से किस तरह के फ्लक्चुएशंस रहे हैं IIP में, तो ये आप देख सकते हैं अप्रैल 2019 में इट वाज ग्रोइंग विद द रेट ऑफ 4.3%, बट सडनली जब इकोनॉमिक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इसका फॉल आप देख सकते हैं, लीनियर फॉल आपको देखने को मिलेगा। और अप्रैल के मंथ में जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन 60% कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच गया था। हालांकि इसके बाद जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दैट इम्प्रूवमेंट इज ऑल्सो लीनियर, दैट इज वाई जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर कि एटलीस्ट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम हुई है उसकी वजह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, बट एक्सपर्ट आर वेरी मच कॉशियस अबाउट दिस इंक्रीमेंट एंड दे आर सेइंग दैट this type of increment is not indicating the even recovery or the sharp recovery for India. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा IIP क्या है, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन,
कोर इंडस्ट्रीज, देयर वेटेज, कि कौन सी इंडस्ट्री का वेटेज कितना ज़्यादा है, कौन से सेक्टर का वेटेज कितना ज़्यादा। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में डिफाइन करूं कि व्हाट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो basically index of industrial production is an index that shows the growth rate into different industry group of the economy। basically जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, उसमें जो हर सेक्टर में कितनी ग्रोथ रेट हो रही, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स और इज एन इंडिकेटर दैट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ रेट इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इकोनॉमी इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो आईआईपी में हम जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, जो डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप हैं, उनका प्रोडक्शन कितना रहा, उनका आउटपुट कितना रहा, उसको मेजर करते हैं और उस मेजरमेंट के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ रहा है, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ रही हैं, इकोनॉमी प्रॉपरली ग्रो कर रही है। IIP index is computed and published by Central Statistics Organization CSO on a monthly basis। ये याद रखेंगे आप, कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि IIP कौन पब्लिश करता है, डेटा कौन कलेक्ट करता है। तो बेसिकली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO बोलते हैं, वो मंथली बेसिस पर IIP का डेटा पब्लिश करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, किस किस सेक्टर ने कितना ग्रोथ रजिस्टर किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन क्रैश हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 39.3% से इन मई मंथ, और जो अप्रैल में 67.1% था। तो आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्टर, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सबका आउटपुट फॉल किया है या सब के आउटपुट में कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर्ड हुआ है। हालांकि अप्रैल के मंथ से ये कॉन्ट्रैक्शन कम है। दैट इज वाई गवर्नमेंट इज मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स इट्स डेवलपमेंट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ improves as per the data published by sample registration system from Census Office. The sex ratio, gender ratio in India is increasing since last 3 years, or we can say it's improving since last 3 years. So the India's preference for sons over daughters has reduced a little in 3 years ending year 2018, and this, however, this improvement is slow, weak, but at least it is a sign of increasing fairness towards the girl child. जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया में थोड़ा सा फेवरेटिज्म है बॉय चाइल्ड को लेकर के और उसकी बर्थ को लेकर के। तो हमेशा से इंडिया में जो सेक्स रेशियो रहा है वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएटिंग नहीं रहा है। इवन कुछ स्टेट में तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। बट रिसेंटली पिछले 3 सालों से अगर हम डेटा देखें एज पर द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, in the 2016 and 2018 period, 1,112 male kids were born over 1,000 female births in India. It means 1000 फीमेल्स पर 1112 मेल किड्स की बर्थ होती है। हालांकि जो नेचुरली अकरिंग रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1030 और 1050 का है रिस्पेक्टिवली। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत मोटिवेटिंग नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन केस ऑफ इंडिया। अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो ग्लोबल एवरेज approximately 1068 है। as per the World Bank data, the global average is 1068, means 1068 female births per, means 1000 female births पर 1068 male birth होती है at a global average at a world level। और इंडिया में यही बर्थ रेट कितनी है? approximately 1112 male kids over 1000 फीमेल बर्थ्स। तो ग्लोबल एवरेज को देखते हुए डेटा बहुत ज़्यादा इंप्रूविंग नहीं है, इवन नेचुरल एवरेज को देखते हुए भी डेटा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है, बट एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडिया दिस डेटा इज इम्प्रूविंग दो स्लाइटली। और अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों की, तो 2015 से 2017 के बीच में जो डेटा था, उस डेटा के अकॉर्डिंग ये जो 1112 मेल किड्स का रेशियो है 1116 था। तो आप कह सकते हैं कि केवल 4 मेल बर्थ रिड्यूस हुई है, बट एटलीस्ट स्लाइट इंप्रूवमेंट इज देयर। ये डेटा
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS ने पब्लिश किया है। SRS क्या है? बेसिकली SRS रिकॉर्ड्स द इंडिकेटर्स सच एज बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एवरी ईयर इन डेजिग्नेटेड नेचुरल डिवीजन इन इंडिया एंड कवर्स अबाउट 8 मिलियन पीपल। तो आप ये कह सकते हैं SRS सेंसस ऑफिस की एक विंग है जो कि बेसिकली बर्थ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर डेटा कलेक्ट करती है, and that covers approximately 8 million people. And as per that data, India's preference for sons over daughter is reducing in last 3 years. अगर हम स्टेट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस, कंट्री इंडिया की एवरेज परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा खराब रही। दिल्ली वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ बर्थ टाइम सेक्स रेशियो। तो दिल्ली का जो रेशियो है वो सबसे खराब रहा है और केरला का जो रेशियो रहा है वो सबसे अच्छा रहा है। हालांकि बिहार ने भी कुछ इंप्रूवमेंट रजिस्टर किया है, स्लाइट इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं बिहार के कर्व में भी, जो अप्रोक्सीमेटली नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंग ही रन कर रहा है। दिल्ली वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी फॉर सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड केरला इज बेस्ट परफॉर्मिंग। केरला में पर 1000 फीमेल बर्थ पर 1045 मेल बर्थ है। तो इन कंपैरिजन टू इंडियाज एवरेज इट इज फार बेटर। और अगर हम ओवरऑल इंडिया का ट्रेंड देखें, कंट्री इंडिया का ट्रेंड कैसा रहा है, तो 2005 से आप देख सकते हैं ये ट्रेंड इस तरह से फॉल करता रहा है, फिर इसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू किया है। एंड दैट लाइन इंडिकेट्स द मेल बर्थ पर 1000 फीमेल बर्थ। तो जो ब्लैक लाइन है ये मेल बर्थ के नंबर को डिनोट कर रही है फॉर पर 1000 फीमेल बर्थ। तो आप देख सकते हैं कि इनिशियली ये डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, लेटर ऑन इसमें इंप्रूवमेंट दिखा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 2005 से 2010 तक की जो टाइम लाइन रही है, 2011 तक की जो टाइम लाइन रही है, उसमें सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ है, क्योंकि अब देखिए मेल बर्थ डिक्रीज हो रही है, बट उसके बाद सडनली फिर से इस लाइन पे आप देखेंगे लीनियर आपको प्रोग्रेशन दिख रहा होगा। तो इसका मतलब इस पीरियड के बाद से फिर से मेल चाइल्ड के लिए प्रेफरेंस इंक्रीज हुआ है। लेटर ऑन इस पीरियड पर अगर हम बात करें 2015 और 16 के पीरियड में ये प्रेफरेंस फिर से डिक्लाइन हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दिस इज द गुड ट्रेंड। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट इट इज़ अ ट्रेंडिंग इंप्रूवमेंट कि अब ये लाइन इंक्रीज नहीं कर रही और ज्यादा, अब ये डिक्रीज करना शुरू कर। अगर ये इंक्रीज करती और तो वो ज्यादा सिचुएशन ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती। सो फॉर 3 पीरियड ऑफ टाइम इट इज गुड न्यूज फॉर इंडिया दैट एटलीस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ इज इंप्रूविंग इन इंडिया। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। फाइनेंसर्स शेड रिस्की रियलिटी लोन्स टू रिमेन asset light. Shadowed with risky real estate, non-banking financial companies and housing financial companies are now selling their portfolio to special situation funds. तो जो हम करेंटली डिस्कस कर रहे हैं कुछ दिनों से कि NBFCs हो गई, हमारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, MSMEs हो गई, ऑल दीज कंपनीज आर एक्चुअली फेसिंग द लिक्विडिटी क्रंच। और उसी लिक्विडिटी क्रंच को एड्रेस करते हुए हमारे RBI और गवर्नमेंट ने लोन का मोराटोरियम पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया था टिल अगस्त। हालांकि हम बात करें अगर NBFCs की, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो उनके साथ भी यही केस है कि ऐसा नहीं है कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में ही उनके पास लिक्विडिटी क्रंच था या कैश की अनअवेलेबिलिटी थी। कोविड-19 से पहले भी जो सिचुएशन थी NBFCs की और HFCs की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। IL&FS की क्राइसिस के बाद IL&FS stands for इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताइए कि क्राइसिस क्या हुई थी, इसमें क्या हुआ था, बेसिक क्या रीजन था जिसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे बड़ी, जिसको शैडो बैंकिंग भी बोलते हैं, ये क्राइसिस सिचुएशन में आ गए थे इन फाइनेंशियल ईयर 2018। IL&FS की क्राइसिस के बाद जितनी भी NBFCs थी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग में, या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो लिक्विडिटी क्रंच कोविड-19 की सिचुएशन के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। हालांकि कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक जो हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक शटडाउन हुआ, उसने NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया और ज़्यादा ख़राब कर दिया।
And the pandemic and subsequent lockdown have made developer loan more riskier in comparison to pre-COVID-19 situation. हालांकि उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी रीफाइनेंस विंडो भी क्रिएट करी, मोरेटोरियम पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया, बट एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग जिस दिन भी मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा, चाहे वो अगस्त में ख़त्म हो, अगर उसको दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया था, उसके बाद भी जिस दिन भी मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म होगा उस दिन नंबर ऑफ कंपनीज स्पेशली इन केस ऑफ NBFCs एंड HFCs may struggle or could struggle to repay their loans to their lenders. उनको रीपेमेंट की प्रॉब्लम तब भी आएगी और ऐसे चांसेस है कि बहुत ज़्यादा लोन का अमाउंट NPA में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इसी थ्रेट से बचने के लिए, इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लास्ट कपल ऑफ वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली 6,000 करोड़ का जो रीडेवलपर लोन था उसको या तो बेच दिया गया या रीफाइनेंस कर दिया गया है बाय कंपनीज ELC फाइनेंस और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस. तो जो लेंडर्स है नाउ आइदर दे आर रीफाइनेंसिंग देयर लोन्स और दे आर एक्चुअली selling out their developer loans in order to avoid the risk. Close to 8,000 crore of such loans could be sold और रीफाइनेंस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 21, ऐसा बैंकर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट आर द ग्लोबल फंड्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस? ओक ट्री कैपिटल, SSG कैपिटल, पैरालोन कैपिटल, all these are the capital investors company that have backed most of these loans. So in order to avoid the risk of NPA, in order to avoid the risk of default, a large portion of the developer loans has been sold out or refinanced by all these companies. और बहुत सारी अदर कंपनीज जैसे कि IIFL इज ऑल्सो इन कंटिन्यूअस टॉक विद द इन्वेस्टर इन ऑर्डर टू रेज द फंड. अगर हम बात करें इसके अलावा भी NBFCs और HFCs की बुक में अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन दैट इज 3.5 ट्रिलियन का जो डेवलपर लोन है वो अभी भी NBFCs और HFCs की बुक में है. तो इतने बड़े अमाउंट को रीफाइनेंस कर पाना इतनी जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, बट इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 8,000 करोड़ तक का लोन रीफाइनेंस होगा बाय डिफरेंट कंपनीज जस्ट लाइक ओक ट्री, SSG कैपिटल, पैरालोन, IIFL एंड अदर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टर्स. Now look into the article number 5, even on page number 10. Edible oil imports may fall 13%, hit 6 years low. एडिबल ऑयल का इंपोर्ट जो इंडिया करता है बेसिकली उसके केस में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस ऑयल ईयर जो कि नवंबर से स्टार्ट होता है और अक्टूबर में खत्म होता है, इस ऑयल ईयर में यानी अपकमिंग जो ऑयल ईयर है, इन दैट ऑयल ईयर एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 30% ड्यू टू COVID-19 एंड लॉकडाउन रिलेटेड रिसेशनरी कंडीशन, जिसकी वजह से COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से जो डिमांड हिट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 मिलियन टन्स की हिट होगी. तो इस ऑयल ईयर में नवंबर, ये याद रखेंगे, ऑयल ईयर एडिबल ऑयल के केस में ऑयल ईयर होता है नवंबर टू अक्टूबर. तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 30% फॉल होगा एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में. और बेसिकली ये फॉल किस लिए होगा? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो COVID-19 की सिचुएशन में टूर एंड ट्रैवल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है, जिसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग का जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. बहुत इवन कई तो न्यूज़ ऐसे भी आ रही है कि ओयो जैसी कंपनीज डिफॉल्ट होने की कैटेगरी पर आ गई हैं. तो होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग, ये इस तरह के जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं COVID-19 की वजह से. क्यों? क्योंकि टूरिज़्म और ट्रैवल जो हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. इनको कलेक्टिवली हॉरेका भी बोलते हैं. आप कहीं अगर हॉरेका सेगमेंट लिखा हो तो आप ये समझ जाएं कि ये बेसिकली होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग के बारे में बात हो रही है. HO स्टैंड्स फॉर होटल, RE स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेंट्स एंड CA स्टैंड्स फॉर कैटरिंग और कैफे. कहीं आपको कैटरिंग लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कैफे लिखा हुआ मिलेगा. तो सो कलेक्टिवली शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं होरेका सेगमेंट. तो होरेका सेगमेंट में जो हिट हुआ है, उसकी जो डिमांड हिट हुई है इस COVID-19 की वजह से, तो आने वाले टाइम में ऑयल ईयर में 13% तक एडिबल ऑयल का इंपोर्ट फॉल करेगा. Imports stood at 14.9 million tons in 2018 or 19. With the expected 2 million ton fall, import could hit a 6-year low of 12.9 million tons. तो पिछले 6 सालों में ये सबसे बड़ा हिट है या सबसे बड़ा फॉल होगा एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में.
In financial year 2014 the imports stood at 11.62%. तो इससे पहले जो सबसे मिनिमम अमाउंट था इंपोर्ट का वो फाइनेंशियल ईयर 13 और 14 में था, जब इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 11.62 मिलियन टन का हुआ था, और इस ऑयल ईयर में इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इट इज गोइंग टू 12.9 मिलियन टन्स, इसको एमटीज भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो होरेका सेगमेंट पे जो कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से सिग्निफिकेंट हिट देखा गया है एडिबल ऑयल के सेलिंग में, एडिबल ऑयल के बिजनेस में। बट ऐसा नहीं है कि एडिबल ऑयल ही इम्पैक्ट हुआ है इससे, शुगर, वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल का जो सेगमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ है इस कोविड-19 की सिचुएशन में, क्योंकि होरेका इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेगमेंट just like aviation that is worst affected by COVID-19 pandemic. Although why we are studying the import of edible oil in India, because इन केस ऑफ इंडिया जो एडिबल ऑयल का जो डिमांड है बेसिकली वो हम इंपोर्ट से ही सैचुरेट करते हैं, हमारी जितनी डिमांड है उसका 70% सैचुरेशन इंपोर्ट से ही होता है। So unlike others, edible oil was largely imported, with imports accounting for over 70%. That is why there is a news for decline in the edible oil import. In case of milk and sugar and vegetables, जिनकी जो already segment affect हुए हैं होरेका की वजह से, उन केस में मेनली इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट भी इम्पैक्ट हुआ है। बट क्योंकि इम्पोर्ट हमारा ज़्यादा डिपेंडेंट, हमारी एडिबल ऑयल के केस में इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए एडिबल ऑयल का इंपोर्ट का जो डिक्लाइन है दैट बिकम्स द न्यूज। ऑल्दो शुगर, वैल्यू एडेड मिल्क प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल का भी जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द वर्स्ट हिट ऑफ होरेका सेगमेंट बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर दो न्यूज इंपॉर्टेंट है, दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो ऑयल ईयर एडिबल ऑयल के केसेस में होता है, ये केवल ये ध्यान रखेंगे, वो वाला क्रूड ऑयल को वाला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ऑयल ईयर नवंबर टू अक्टूबर, दूसरा होरेका सेगमेंट होटल, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग बिजनेस, और तीसरी कि हमारा जितना भी जो एडिबल ऑयल की डिमांड है उसका 70% हमारे इंपोर्ट सैचुरेट करते हैं, इंपोर्ट सेटिस्फाइड करते हैं। तो 70% इंपोर्ट हमारा एडिबल ऑयल का होता है इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट। एंड दिस इज द डेटा सिंस फाइनेंशियल ईयर 2014, जो कि आप देख सकते हैं कि 11.62 था फाइनेंशियल ईयर 2014 में। इसके बाद ये डिक्रीज, बहुत ज़्यादा डिक्रीज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, इम्प्रूवमेंट ही है अगर आप ध्यान से देखें। और इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नवंबर से अक्टूबर का जो डेटा आएगा उसमें 13% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये ईयर का अभी हम क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये अभी अगर आप देखें ऑयल ईयर के बेस के केस में तो ये ईयर अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। मार्च में ख़त्म हो जाता है फॉर अदर कंपनीज, अदर सेगमेंट, बट ऑयल के केस में दिस ईयर इज स्टिल कंटिन्यू। कब खत्म होगा? ये खत्म होगा नवंबर में, और जब नवंबर में नहीं, अक्टूबर में खत्म होगा। जब अक्टूबर में खत्म होगा तो नवंबर से फिर नया ईयर स्टार्ट होगा, और उस स्टार्टिंग ईयर के लिए 13% का हिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दैट इज वाई अभी हम ये नहीं कह सकते, आप कहने को कहते हैं ये तो ग्राफ सबसे लो है, यहाँ तो 8.05 है, नहीं, बट अभी चूंकि ये ईयर कंटिन्यू है तो हो सकता है अक्टूबर तक ये डेटा बढ़े। दैट इज वाई ये हैश लगा हुआ है यहाँ पर कि दिस डेटा इज स्टिल कंटिन्यू और इनकम्प्लीट। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। होटल्स इन टॉक विद बैंक्स ऑन लोन रिकास्ट, जैसा कि अभी हमने एडिबल ऑयल के केस में डिस्कस किया कि होरेका जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि टूर एंड ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। तो अब इस वजह से जो होटल कंपनीज हैं, जो होटल का बिजनेस रन करती हैं, जो कंपनीज, दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन ड्यू टू देयर रिवेन्यू लॉसेस। और अगर हम बात करें टोटल कितना रिवेन्यू लॉस हो तो 90,000 करोड़ का रिवेन्यू लॉस हुआ है होटल इंडस्ट्री को इन फाइनेंशियल ईयर 20, जिसकी वजह से होटल कंपनीज आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स। और अगर बैंक ने इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया और बैंक एडमेंट रहा कि नहीं, कोई मोरेटोरियम नहीं देंगे, कोई लोन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, देन अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ का एनपीए बैंक्स की बुक पर आएगा। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 22,500 करोड़ का लोन ऐसा है जिस पर जो होटल कंपनीज हैं, होटल का बिजनेस है, वो अपना रीपेमेंट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सिचुएशन। And if we talk about the employment, approximately
160 मिलियन टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ये इंडस्ट्री। तो अगर ये इंडस्ट्री फॉल आउट करी, इसके बड़े बड़े ग्रुप्स फॉल आउट करे, तो एम्प्लॉयमेंट पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। दैट इज़ वाई ऑल द होटल्स आर इन टॉक विद द बैंक्स ऑन अ three-pronged approach for paying their principal and interest after moratorium of 6 months that is announced by Reserve Bank of India till September और अगस्त। तो इसके बाद भी होटल्स का ये कहना है कि अगर ये मोराटोरियम जब इनका ख़त्म हो जाएगा, दे वर नॉट एबल टू पे द लोन, तो बैंक्स को कुछ अब ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, इनका मोराटोरियम एक्सटेंड कर दें या कुछ लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करी जा सके, जिससे कि जो होटल कंपनीज हैं, जो होटल का बिजनेस है, ये अपना लोन रीपेमेंट कर पाएँ और डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में ना जाएँ। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फार्मा सेक्टर इन बेटर हेल्थ ऑन जून रिवाइवल। ग्रीन शॉट ऑन इकोनॉमी इज़ हाईली विजिबल इन केस ऑफ डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखा गया था सेल्स में, बट जून के बाद इस सेक्टर ने दोबारा से पिकअप किया है एंड इन जून द सेक्टर क्लॉक 2.4% growth after a near 9% fall in May and 11% fall in the month of April। तो अप्रैल और मई के मंथ में फॉल के बाद इवेंचुअली जून के मंथ में फार्मा सेक्टर ने इम्प्रूवमेंट रजिस्टर करना शुरू कर दिया और अभी स्लाइट और ये बोल सकते हैं आप बहुत ही मार्जिनल इम्प्रूवमेंट है, बट एटलीस्ट फार्मा इंडस्ट्री हैज़ स्टार्टेड इम्प्रूविंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन शॉट्स गिवन ऑन इकोनॉमिक रिकवरी। तो आप देख सकते हैं सन फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, जीएसके, ग्लेनमार्क, आईपीएम सबके जो स्टॉक प्राइजेस हैं, जो ग्रोथ रेट है वो अब इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इन मंथ ऑफ जून। और वही अगर आप अप्रैल और मई का डेटा देखें तो दैट इज क्वाइट नेगेटिव। So most therapies have posted good numbers indicating a revival in demand. However, the industry insiders and the experts are claiming that the early rains and low base of June 2019 played a role. Actually ये नंबर का केस है, जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं, क्योंकि जून 2019 का जो बेस था वो लो था, जिसकी वजह से पॉजिटिव दिख रहा है। अदरवाइज कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है एज पर द इंडस्ट्री इंसाइडर एंड एक्सपर्ट्स। और ये आप अक्रॉस द सेगमेंट देख सकते हैं कि एंटीबायोटिक, कार्डियक, एंटी इन्फेक्टिव, पेन, एलर्जी, विटामिन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, रेस्पिरेटरी, इनमें किस किस तरह के इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं ऑन डिफरेंट मंथ्स। अप्रैल स्टैंड्स फॉर ब्लू एंड स्काई ब्लू में एंड रेड इंडिकेट्स जून। तो आप देख सकते हैं जून में अप्रॉक्सीमेटली आपको हर सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर हम पेन एंड एलर्जीज को छोड़ दें या एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स को थोड़ा सा अवॉइड करें तो अप्रॉक्सीमेटली हर सेगमेंट थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा है, स्पेशली एंटी डायबिटिक, कार्डियक, विटामिन एंड रेस्पिरेटरी सेगमेंट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पीएम इंडिया मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी। कल हमारे पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री ने 170 मेगावाट का सोलर पावर पार्क रीवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया एज इन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, एंड इन दैट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड इंडिया हैज मेड अ एग्जेम्पलरी प्रोग्रेस इन सोलर पावर एंड इज नाउ कंसीडर्ड द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी। तो इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, कितने मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो इनॉग्रेट किया। 750 मेगावाट का सोलर पार्क इनॉग्रेट किया है। कहाँ इनॉग्रेट किया है? रीवा मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया है। किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली आप एमसीक्यूज में देख सकते हैं। एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर पार्क, द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन एशिया। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। आप इसके कुछ की पॉइंट्स जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये याद रख सकते हैं। एज इट इज क्लेम दैट इट इज़ द लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन एशिया and it was commissioned in July and will supply power to Madhya Pradesh and the Delhi Metro Rail Corporation DMRC और मध्य प्रदेश की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को ये पूरा करेगा। The project was bid out in 2017 when 3 companies Mahindra Renewables, ACME Solars and Spring Energy won the 250 mega each। तो 3 कंपनीज ने मिलकर इस सोलर पावर पार्क को कमीशन किया है। जनवरी में कमीशन हो गया था। एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क है। 750 मेगावाट्स का सोलर पावर पार्क है। मध्य प्रदेश और डीएमआरसी को ये एनर्जी सप्लाई करेगा। And this was the first time the cost of solar power was lower than the thermal power in
इंडिया। तो ये न्यूज़ आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ये पहली बार ऐसा हुआ है इस पर्टिकुलर पार्ट में कि जो थर्मल पावर का जो कॉस्ट आती है पर यूनिट, उस कॉस्ट से कम यूनिट आई है सोलर पावर की। तो दिस न्यूज़ ऑटोमेटिकली बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत भी इस समय बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत मिशन, दिस इनॉग्रेशन इज द माइलस्टोन. And for that, PM has invited the other foreign players to come and establish and manufacture the solar power plant in India. Next news, People's Bank of China reduced the HDFC stake. If you remember, कि जब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपना स्टेक बढ़ाया था, उसी के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर एंड एक्विजिशन पे जो चाइना कर रहा था उस पर ध्यान देना शुरू किया था। इसी न्यूज़ के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस अपॉर्चुनिस्टिक मर्जर और अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन की तरफ आया था इन कोविड-19 सिचुएशन। तो अब और उसी के बाद से गवर्नमेंट ने FDI FPI को लेकर के बहुत सारे नॉर्म्स लाए थे in order to reduce the presence of Chinese firm into Indian market, more specifically into banking and financial market or industry. So currently People Bank of China has sold a part or its entire stake in HDFC according to the June quarter shareholding disclosure made by India's largest mortgage company, that is HDFC. तो as per the disclosure of HDFC, People's Bank of China ने अपना एक majority stake जो स्टेक था, उसका इंटायर स्टेक था, आप मुझे बताएंगे अप्रॉक्सीमेटली कितना स्टेक था, कितना पहले था और कितना खरीदा था उसने। मेजॉरिटी स्टेक नहीं था बट एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की इन HDFC। तो पहले कुछ था और उसके खरीदने के बाद कुछ और हुआ था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ध्यान चाइना के इस अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशन पर आया था। तो एज पर द डिस्क्लोजर मेड बाय HDFC, पीपल बैंक्स ऑफ चाइना हैज सोल्ड अ पार्ट और इट्स इंटायर स्टेक इनटू HDFC। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कितना पहले था, कितना उसने खरीद कर इंक्रीज कर दिया था, कितना स्टेक और अपना इंक्रीज कर लिया था HDFC में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे। और अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि HDFC में सिर्फ पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ही है, बाहर से कोई इन्वेस्टर था, फॉरेन इन्वेस्टर था। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर इन HDFC। तो अदर इन्वेस्टर्स भी हैं, हालांकि उनके शेयर कंटिन्यू कर रहे हैं, बट पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने शेयर को सेल आउट कर दिया है। आज की न्यूज़ ऑफ द डे, इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव्स। तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ बन जाते हैं कि कितना इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग है सेक्स रेशियो के डेटा पर, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस रही है एज पर द सेंसेक्स, नॉट एज पर दिस डेटा बट एज पर द सेंसेस। नेशनल एवरेज कितना रहा है, हालांकि जो ये आज की न्यूज़ है ये 3 इयर्स की न्यूज़, 3 इयर्स का डेटा है, बट पिछले 10 सालों में क्या रहा है, कौन सा स्टेट जिसने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रजिस्टर करी, इस तरह की न्यूज़ जो है वो फैक्चुअल न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आफ्टर दिस न्यूज़। This is the reference, and if you want the lecture PDF, you can join my Telegram channel and you can follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, students. Please like, share, and subscribe. And if you have any query and suggestions, please write on comment section below. Thank you.